हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतेह सीरीज का डे 47 होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंधकीय लेखांकन के आज हम काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। एंड सपोर्ट होगी आपकी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक थंब इम्प्रेशन करना होगा और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है, बट हमारे लिए सपोर्ट होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ द फंड्स आर कॉल्ड। देखिए, कोषों से जो सभी साधनों से जो पूंजी की लागत को क्या कहा जाता है? सभी। ना ही इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात हो रही है, ना ही एक्सप्लिसिट की कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है, ना ही सिंपल एवरेज कॉस्ट की बात हो रही है। देखिए, अगर स्पेसिफिक कॉस्ट, विशिष्ट लागत की बात करें यहाँ, तो विशिष्ट लागत की बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा है समस्त साधनों से पूंजी की लागत, मतलब ऑल सोर्सेज फंड, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट कैपिटल फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो ऑल सोर्सेज का मतलब आपको सभी से लेना, तो स्पेसिफिक भी नहीं होगी, इम्प्लिसिट भी नहीं होगी और सिंपल एवरेज भी नहीं होगी। सही आंसर होगा आपका कंपोजिट। नाम से ही पता लग रहा है सामूहिक लागत, ठीक है, टोटल लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यशील पूंजी को प्रभावित नहीं करेगा? तो क्यों नहीं करेगा? अगर देनदार से नगद वसूली की जाए, देनदार से नगद वसूली की जाए तो इसमें क्या होगा? जो डेटर्स हैं वो डेटर्स आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डेटर्स आपके कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में, ठीक है। तो अब देखिए आप, डेटर्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? कैश में कन्वर्ट हो गए हैं। तो और संयंत्र, अगर बात करें संयंत्र की, संयंत्र मतलब मशीन की बात करें, तो मशीन संयंत्र तथा मशीन की जो नगद बिक्री है उससे क्या होगा? आपकी जो फिक्स एसेट थी, आपकी जो फिक्स एसेट थी वो किस में चेंज हो जा रही, किस में चेंज हो जाएगी? आपकी कैश में। इशू ऑफ इक्विटी शेयर की बात करें तो यहाँ अंश जो आते हैं इक्विटी में आते हैं, इक्विटी की यहाँ पर बातें नहीं हो रही हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात करें, ऋण पदों के शोधन की, तो यहाँ डिबेंचर जो है आपके, डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन में आते हैं। तो यहाँ पर हम चेंज देखते हैं किसमें? वर्किंग कैपिटल में चेंज। और वर्किंग कैपिटल में क्या होता है? करंट एसेट और करंट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट किस में होगा? आपका डेटर्स में। ये करंट एसेट होगी आपकी। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत अशोषित हिरासत को समाप्त करने के उद्देश्य से आगे ले जाया जा सकता है, बिल्कुल ले जाया जा सकता है, लेकिन कितने महीने तक? 4 साल तक, 5 साल तक, 8 साल तक, या अनिश्चित अवधि के लिए? तो सही ऑप्शन होगा आपका डी, अनस्पेसिफिक पीरियड। 10 साल भी ले जाया जा सकता है, 12 साल भी ले जाया जा सकता है, तो इसलिए अनिश्चित समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी, वो जो वर्किंग कैपिटल है, का मुख्य स्रोत क्या होता है? जो वर्किंग कैपिटल है इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? पब्लिक डिपॉजिट होता है, शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, रिटेन अर्निंग होते हैं। तो इसका जो मेन आपका मेन मुख्य स्रोत जो होता है वो होता है आपका रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या है? फ्लोगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो ये क्या होती है रिटेन अर्निंग? भाई, इस साल आपने प्रॉफिट कमाया 10 लाख रुपए का, ठीक है, कितना प्रॉफिट कमाया? 10 लाख रुपए का। आपने इसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट बांटा नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट अलग रख दिया, 5 लाख का या 2 लाख का। अगली साल ये क्या कहलाएगा? रिटेन अर्निंग, अनडिवाइडेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बांटा नहीं गया है, मतलब यूज नहीं किया गया है वो प्रॉफिट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज द वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल में किससे चेंज नहीं होगा, किसके द्वारा चेंज नहीं होगा? वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। माल का नगद क्रय, जो भी गुड्स खरीद रहे हो उसको नगद खरीद लो,
तो कैश जाएगा और बदले में स्टॉक आ जाएगा। तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जो करंट एसेट थी, माल भी, स्टॉक भी करंट एसेट में था और कैश भी करंट एसेट में था, तो कोई चेंज नहीं हो रहा यहाँ। करंट एसेट का भी वही टोटल होगा। देखिए ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। आगे देखो, मशीन की बात रही है, नगद क्रय कर लिया, यहाँ चेंज हो सकता है। मशीन का आपने क्रय कर लिया नगद, तो पैसा गया, मशीन आई है तो पैसा कम हो जाएगा, तो फर्क पड़ेगा आपकी वर्किंग कैपिटल पर। चेक के द्वारा आपने मशीन क्रय कर ली, तो भी आपका चेक से करंट एसेट पर फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगी करंट एसेट। और चेक द्वारा पुरानी मशीन विक्रय कर दी, सेल ऑफ ओल्ड मशीन बाय चेक, सेल कर दी है और चेक मिला है बदले में, तो इससे भी प्रभावित होगी। लेकिन ये एक ऐसा था जिससे वर्किंग कैपिटल प्रभावित नहीं हो रही। क्योंकि क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि करंट करंट में दोनों आ जाते हैं, करंट में कैश भी आ जाता है और करंट में आपका स्टॉक भी आ जाता है। आपने क्या काम किया, आपने पहले में कर दिया, स्टॉक खरीद लिया, तो कैश खत्म हुआ, स्टॉक बढ़ गया, तो है तो दोनों करंट एसेट ही, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वर्किंग कैपिटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देनदारों से प्राप्त है रोकड़ 12,000 तथा फर्नीचर खरीदा है 7,000, कोसों पर शुद्ध प्रभाव कितना पड़ेगा? देखिए, देनदारों से रोकड़ प्राप्त की है आपने, तो आपको कितना पैसा मिल गया? 12,000 रुपये तो आपको मिल गए। तो इससे क्या होगा, देनदारों से रोकड़ प्राप्त हुई है, इसका मतलब करंट एसेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। करंट एसेट पहले भी 12 थी, अब भी 12 है। फर्नीचर खरीदने से क्या हुआ, आपकी करंट लाइबिलिटी, सॉरी, करंट एसेट थी, ये कम हो गई, क्योंकि पैसा 7,000 रुपये चला गया। तो इसका मतलब करंट एसेट जो बची है 5,000 की बची, तो करंट एसेट आपकी कम हो गई। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है? वर्किंग कैपिटल होती है आपकी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो देखिए, आपने क्या किया था, आपने 12,000 तो प्राप्त हुए देनदारों से, तो ये तो दोनों चीज यहीं आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ से 7,000 रुपये कम हो गए, 7,000 रुपये यहाँ कम हो गए, तो इसका मतलब करंट एसेट कम होगी। अब जब करंट एसेट कम होगी तो वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो कह रहे हैं, तो कार्यशील पूंजी में शुद्ध वृद्धि, वृद्धि तो होगी नहीं। कार्यशील पूंजी में शुद्ध कमी, हाँ शुद्ध कमी होगी। ठीक, कार्यशील पूंजी में शुद्ध कमी हो जाएगी। कितने की कमी हो रही है? तो आपने यहाँ देखा, आपने कितने की कमी हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है इसकी 5,000 की, कार्यशील पूंजी में 5,000 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में कोष प्रवाह हुआ माना जाता है। कोष प्रवाह कब कहोगे? कोष प्रवाह जब लेनदारों को रोकड़ का भुगतान हुआ हो, पैसा गया हो, या देनदारों से रोकड़ प्राप्त हुआ हो, जो लेनदार है उनसे रोकड़ प्राप्त हो गया, या नगद मशीन खरीदी गई, या ये सभी। तो कोषों का प्रवाह मानोगे आप, कोषों का आप प्रवाह मानेंगे, सही आंसर होगा इसका सी। देखिए, कोष प्रवाह पूछ रहे हैं, मतलब पैसा कहाँ आ रहा है, सॉरी, पैसा कह रहा हूं मैं, कोष कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। देखो, कोष जो है यहाँ जा रहा है। यहाँ आपने क्या किया, जो कैश था आपके पास, जो आपकी करंट एसेट थी, उसको आपने फिक्स एसेट में चेंज कर दिया मशीन में। ठीक है, फिक्स एसेट में चेंज कर दिया मशीन में, तो इसका मतलब कोष का ये प्रवाह हो गया। ठीक है, लेकिन और में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके क्रेडिटर्स हैं, ये भी करंट लाइबिलिटी है, और आपने इसको कैश में कन्वर्ट कर दिया, ये करंट एसेट हो गया, तो इसमें तो प्रवाह नहीं हो रहा, वही काम यहाँ है। क्रेडिटर्स आपके किसमें चेंज हुए हैं, कैश में, यहाँ भी नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर या तो देखिए फिक्स एसेट कन्वर्ट होने चाहिए करंट एसेट में, या करंट एसेट होने चाहिए फिक्स एसेट में, या करंट लाइबिलिटी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए आपकी शॉर्ट टर्म में, तो प्रभाव होता है। तो ऑप्शन सी सही है। और हाँ, पिछला क्वेश्चन जो था उसको भी सही देख लेते, देखिए इसमें ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि देखिए प्रवाह की अगर बात करें, 12,000 का कोई फर्क नहीं पड़ा है। देनदारों से प्राप्त रोकड़ हुई है, तो देनदार और रोकड़ दोनों करंट एसेट है, तो करंट एसेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो फर्नीचर खरीदा 7,000 रुपए का,
इसका मतलब 7,000 रुपए का यहाँ पर कमी होगी वर्किंग कैपिटल में। तो आंसर 7,000 कहीं है नहीं। ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पर जो था ये 7,000 का 7,000 था यहाँ ये कितना था 7,000। तो इसको आप सही कर लेना। ऑप्शन बी होगा, लेकिन कैसे होगा 7,000 की यहाँ पर कमी हो गई है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवसाय के स्वामियों द्वारा विनियोग का प्रभाव। व्यवसाय के स्वामियों द्वारा विनियोग का प्रभाव होगा पूंजी में वृद्धि तथा दायित्व में कमी, पूंजी में वृद्धि तथा दायित्व में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि तथा संपत्ति में कमी, पूंजी में वृद्धि तथा संपत्ति में वृद्धि। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी। व्यवसाय के स्वामी द्वारा विनियोग का प्रभाव क्या होगा? अगर वो विनियोग करते हैं तो विनियोग करने से उनकी जो पूंजी है उसमें वृद्धि हो जाएगी और साथ साथ में संपत्ति में भी वृद्धि होगी। आप खुद समझिए, जब कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है मालिक के द्वारा तो आप एंट्री क्या बनाते हैं? आप जनरल एंट्री बनाते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश इंक्रीज हुआ है, और टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो आपकी यहाँ कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी, और कैश क्या है? आपकी करंट एसेट। तो आपकी एसेट भी बढ़ जाती है और आपकी कैपिटल भी, पूंजी भी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगर पैसा बिजनेस में लगाता है मालिक तो उससे दोनों में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि नहीं होगी? नहीं होती है, नहीं पूछ रहे हैं ये। तो चालू संपत्तियों में वृद्धि होने पर आपने करंट, देखिए क्या होता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अगर आपने चालू संपत्ति मतलब करंट एसेट बढ़ा दी तो वर्किंग कैपिटल में भी वृद्धि हो जाएगी। तो ये तो बात सही है, वर्किंग कैपिटल में वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसने पूछा किससे वृद्धि नहीं होगी। कह रहे हैं चालू दायित्व में कमी होने पर। अब देखिए यहाँ पर अगर आप करंट लाइबिलिटी में कमी कर दोगे तो भी क्या होगा? करंट लाइबिलिटी में कमी करने से आपकी फिर भी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ कमी कर रहे हो जो माइनस होना है, तो इससे भी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी, इससे भी। तो आगे देखते हैं, करंट एसेट डिक्रीज। अगर आपकी चालू संपत्ति कम हो जाती है तो ये जो करंट एसेट अगर ये कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा? वृद्धि नहीं होगी और वर्किंग कैपिटल में कमी आ जाएगी। और ये यही पूछ रहे हैं कि बताइए वृद्धि किससे नहीं होती। इसका मतलब आंसर क्या होगा? सी आपका सही होगा, इससे वृद्धि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्जित, अर्जित सही से लिख लेना आप अर्जित को, अर्जित, अर्जित शुद्ध लाभ प्लस गैर कार्यकलाप एवं गैर फंड खर्चे किसके बराबर होते हैं? फंड का उपयोग के बराबर, कार्यकलापों से फंड के बराबर, सिंकिंग फंड के बराबर, या फंड के साधक के बराबर। तो ऑप्शन होगा सही सी, सॉरी, ऑप्शन सही होगा डी, फंड्स फ्रॉम एक्टिविटी। कार्यकलापों से फंड के बराबर ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ प्लस गैर नगद व्यय, शुद्ध लाभ प्लस गैर नगद व्यय किसके बराबर होता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट के, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फंड फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फंड फ्लो फ्रॉम संचालन क्रियाओं से कोष। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, संचालन क्रियाओं से कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निधि प्रवाह, निधि प्रवाह विवरण का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से इंगित करता है? वित्तीय स्थिति को, परिसंपत्ति में वृद्धि या कमी को, देनदारियों में वृद्धि को, या कार्यशील पूंजी में वृद्धि या कमी को। तो ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोष प्रवाह विवरण बनाने के उद्देश्य उद्देश्य नहीं है? तो आपको देखने कोष प्रवाह विवरण के उद्देश्य है, नहीं वाला आपका आंसर होगा। चालू वित्तीय प्रबंध के परिमाण को दिखाना,
सही है, होता है दिखाना। व्यवसाय के सामान्य विस्तार का वित्त पोषण दिखाना, ये भी सही है। एक समय अवधि में व्यवसाय की आय को दिखाना, ये भी होता है। करे एक और परिचालन क्रियाओं के लाभ को दूसरी और नव पूंजी सर्जन या ऋण को व्यवस्था के बीच संबंध को प्रकट करना, ये नहीं होता। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये उद्देश्य नहीं है किसका, कोष प्रवाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी किसके बराबर होती है? नेट वर्किंग कैपिटल। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। तो इसका ऑप्शन होगा आपका चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व के अंतर के बराबर। क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है आपकी, ये होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। चालू संपत्ति और चालू दायित्व का ये अंतर है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस मद के परिणाम स्वरूप वित्तीय संसाधन का प्रभाव होगा? भवन का उधार विक्रय। तो उधार विक्रय से क्या होगा, आपकी जो फिक्स एसेट थी वो कम हो गई है और आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं। और इसने ये पूछा था कि इससे प्रभाव होगा, तो क्रेडिटर्स बढ़ गए, इसका मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ गई है। तो इससे क्या होगा, किससे होगा? ए ऑप्शन आपका सही होगा। हाँ जी, इससे होगा। बी देख लेते हैं। बोनस अंशों का निर्गमन कर दिया आपने, इससे नहीं होगा। आप लिखित कैपिटल, ये भी नहीं होगा। सामान्य संचय का लाभ हस्तांतरण, ये भी नहीं। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रय विवरण, क्रय विवरण निर्गमन की तिथि से किस दिन के प्रारंभ तक कंपनी अंशों का आवंटन का कार्य आरंभ नहीं करेगी? किसकी बात हो रही है? क्रय विवरण मतलब प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू हो गया तो उसके बाद की बात हो रही है। तो तीसरे दिन कर सकती है, पांचवें दिन कर सकती है, सातवें दिन या 10वें दिन। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, पांचवें दिन। अगर आज प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है तो आज से जो पांचवा दिन होगा, तो पांचवा दिन शुरू होते ही किस दिन के प्रारंभ तक, तो पांचवा दिन शुरू होते ही आप अंशों का आवंटन कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं शेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता निर्भर करती है किस पर? परिचालन चक्र, समयावधि पर, व्यापार के आकार पर, चालू संपत्तियों के आवर्तन पर, या ए बी सी सभी पर। तो ऑप्शन सही होगा डी, सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निधि प्रवाह विवरण बनाते समय कार्यशील पूंजी की मात्रा में वृद्धि को माना जाता है। अगर वर्किंग कैपिटल में वृद्धि हो जाती है तो इसको क्या मानेंगे? निधि का प्रयोग मानेंगे, फंड का प्रयोग मानेंगे, या निधि का स्रोत मानेंगे, या आपका निधि का न प्रयोग न स्रोत, या निधि का फंड का दोनों मानेंगे। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, इसको मानेंगे निधि का प्रयोग। प्रयोग हो गया है किसका? निधि का, फंड का। कब? अगर कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है तो इसको क्या बोलते हैं? प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सी पद निधि का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पद निधि का स्रोत नहीं है? इशू ऑफ शेयर कैपिटल, अंशों का निर्गमन, स्थायी संपत्तियों की बिक्री, बोनस अंशों का निर्गमन, या अंश प्रब्याजी। तो ऑप्शन सी होगा। बोनस अंश निर्गमन हो रहे हैं, इसका मतलब आपको पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बोनस अंश के निर्गमन होने से आपको फंड पैसा नहीं मिल रहा, तो इससे इसका मतलब कि निधि का आपका जो है, निधि का मतलब स्रोत नहीं है, नहीं होता है स्रोत। कोष कोष प्रवाह विवरण बनाते समय कर के लिए आयोजन माना जाता है। अगर आपने प्रोविजन किया है, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो उसको क्या मानेंगे? अगर आप फंड फ्लो बना रहे हैं, केवल चालू दायित्व मानेंगे, लाभ का समायोजन मात्र मानेंगे, चालू दायित्व का अथवा लाभ का समायोजन मानेंगे, या चालू दायित्व अथवा लाभ का समायोजन मानेंगे। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, चालू दायित्व अथवा लाभ का समायोजन मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घकालीन विनियोग, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंडिकेट्स, दीर्घकालीन विनियोगों का विक्रय सूचक है।
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का विक्रय करें, सेल करें, तो उसको क्या मानना चाहिए? चालू संपत्तियों में परिवर्तन हो रहा है, कोषों का प्रयोग हो रहा है, कार्यशील पूंजी में वृद्धि हो रही है, या कोषों का स्रोत हो रहा है। तो इसको मानना चाहिए कोषों का स्रोत हो रहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोष का प्रयोग है? तो कोष का प्रयोग कौन सा होगा? मशीन का क्रय, ऋण पत्रों का शोधन, लाभों का भुगतान, सभी होंगे, मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे कोष प्रवाह होगा? भवन के मूल्य में संवर्धन से, संपत्ति के ह्रास से, फर्नीचर के क्रय से, ख्याति का अपलेखन से। तो ऑप्शन होगा आपका परचेज ऑफ फर्नीचर। इससे क्या होगा? इससे कोष का प्रवाह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित लेन देनों में निम्नलिखित लेन देनों में से किसके परिणाम कोष प्रवाह के रूप में होता है? लेनदारों से बिल जारी किए गए हैं, मशीन के बदले अंश जारी किए गए हैं, देनदारों से रोकड़ की वसूली हुई है, या अंशतः रोकड़ तथा अंशतः कच्चे माल के बदले में ऋण पत्र जारी किए गए हैं। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, लेनदारों के बिल जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोष प्रभाव कोषों का प्रवाह हुआ तब माना जाता है जब लेनदारों को रोकड़ का भुगतान किया जाता है, तब देनदारों से रोकड़ प्राप्त की जाती है तब, या मशीन का नगद क्रय किया जाता है तब। ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।